Which of the following graphs represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? ठीक है, मोमेंटम और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? बहुत ही सिंपल है। जो वेवलेंथ होती है वो होती है एच अपॉन मोमेंटम, या हम ले सकते हैं मोमेंटम इनटू वेवलेंथ जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। तो अगर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उनके बीच का ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी पार्ट। द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एटम, ठीक है, एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, ठीक है, हाईली कॉम्पैक्टेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो, ये जो कंसेप्ट है ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ? इट वाज इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन मेटल फॉइल्स बाय द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था वहाँ से वो डिसाइड हुआ कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे थे, बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल से डेविएट हो रहे थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसने डिसाइड किया था कि न्यूक्लियस जो है वो थॉमसन मॉडल जैसा नहीं होगा, वो थोड़ा अलग होगा। उसके अंदर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो थॉमसन मॉडल जैसा नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। ठीक है, और उसके अंदर एक सेंटर में बहुत हाईली कॉम्पैक्टेड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मेटल फॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अकाउंट्स फॉर, ठीक है, तो वो क्या चीज़ को सोच के डिज़ाइन किया गया है? वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो रिजल्ट था उसके साथ कंपेटेबल रहे ये सोच के डिज़ाइन किया गया। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स वो क्लियर नहीं था रदरफोर्ड मॉडल में, उसकी वो भी क्लियर नहीं हो पाया था, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी क्लियर नहीं हो पाया था, न स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स मतलब क्लियर हो पाया था। ठीक है, तो ये तीनों तो प्रॉब्लम थी उसके अंदर। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल डिज़ाइन किया गया था। 91 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी जीरो फॉर अल्फा पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमने वो एक्सप्रेशन पढ़ा है क्लास में कि क्लोजेस्ट अप्रोच की सिचुएशन में जो अल्फा पार्टिकल होता है एट द पोजीशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या करते हैं हम, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मान लिया न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है प्लस ZE, जिस किसी का भी न्यूक्लियस है, और बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल को आपने बॉम्बार्ड किया है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2E, और किसी वेलोसिटी से आपने इसको भेज दिया, किसी वेलोसिटी V0 से। तो जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी रिपल्शन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा, सबसे पास होगा, तब इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा, और उस मोमेंट पे सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको R0 लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसका मास m है, हाफ m V0 स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस स्टेट में आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा K, एक चार्ज है +ZE, दूसरा चार्ज है +2E अपॉन डिस्टेंस कितनी है R0। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा क्या, तो अल्फा पार्टिकल की क्या चीज़ जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या एज्यूम करता है, तो देख लेते हैं। एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव प्रॉपर्टीज, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोहर ने ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमते हैं, उन ऑर्बिट्स का नाम स्टेशनरी ऑर्बिट्स होता है, और उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक सर्टेन वैल्यू एक्वायर करता है। वो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये होता है बोहर मॉडल का जम्पशन। तो इसका आंसर बनेगा बी पार्ट। बोहर अज्यूम्स दैट ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू बी पॉसिबल फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और उन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि डी पार्ट भी सही हो रहा है। डी पार्ट में कह रहे हैं अज्यूम्स दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर रेडिएट, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो ऑर्बिट में घूमेगा तभी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में अगर वो ट्रांजिशन लेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और इसमें लिखा है इसमें लिखा है कि नेवर रेडिएट एनर्जी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
एनर्जी वो रेडिएट करेगा, कब रेडिएट करेगा, जब वो एटॉमिक ट्रांजिशन करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में स्विच करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक। और इसमें लिखा है नेवर रेडिएट एनर्जी, तो इसलिए ये वाला पार्ट गलत होगा। लेकिन जब वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो जब उस घूमेगा तो उसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, जिसमें भी वो घूम रहा होगा, और उसमें कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू द स्टेशनरी स्टेट डिजाइन्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय दोज एटम्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। कितनी लाइन्स एमिट करें, ठीक है, और n इक्वल टू 4 में है, ये n इक्वल टू 1 होगा, यहाँ n इक्वल टू 2 होगा, इसी तरह से यहाँ पे n इक्वल टू 3 होगा, यहाँ n इक्वल टू 4 होगा, और 4 में है और जब भी वापस आएगा तो कितनी लाइन्स एमिट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं और फॉर्मूला आगे भी निकाल सकते हैं। काउंटिंग करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, 4 से 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में, फिर जब 3 में आ गया तो 3 से 2 में, 3 से 1 में, फिर जब 2 में आ गया तो 2 से 1 में, ये सारी लाइन्स होंगी, टोटल 6 लाइन्स हो जाएंगी, ठीक। और काउंटिंग करना चाहो तो आप काउंटिंग कर सकते हो। अगर 1 से 4 के बीच में ट्रांजिशन चल रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं वो 4 एनर्जी स्टेट इन्वॉल्व हैं, और एक ट्रांजिशन में 2 एनर्जी स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, और 4 टोटल 4 हैं और 2 के पेयर बनाने हैं तो कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला होता है n(n-1/2), ये फॉर्मूला होता है 2 के पेयर का। तो 4 × 4 - 1 3/2, तो 6 जो हैं वो ट्रांजिशंस आ जाएंगे, 6 ट्रांजिशन होंगे, 6 लाइंस जो हैं वो एमिटेड होंगी, 6 डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो एमिट हो सकती हैं। डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। कह रहे हैं रेडियस nth ऑर्बिट की n² के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है कि रेडियस जो होती है nth ऑर्बिट की वो आपकी n² के ही प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वो आपकी n²/z के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम भी कंसीडर करें तो जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो n²/z के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, पहला सही है, गलत पूछ रहे हैं। दूसरा, the magnitude of total energy of electron in nth orbit is inversely proportional to n। तो जो टोटल एनर्जी है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, n² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। nth ऑर्बिट में अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ या हाइड्रोजन लाइक एटम की, तो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है -13.6 z²/n², z²/n², ये है आपके nth ऑर्बिट की, ठीक है, टोटल एनर्जी। तो ये गलत हो गया, आपका गलत ही पूछ रहे हैं तो यही आंसर बन जाएगा, बी पार्ट। बाकी दोनों ऑप्शन सही होंगे बचे हुए। द एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है और ज़्यादा होती है उसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से, तभी तो टोटल एनर्जी नेगेटिव बचती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, दोनों का सम करोगे टोटल एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जो nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -27.2 z²/n², ये पोटेंशियल एनर्जी है। और nth ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है +13.6 z²/n²। अब आप खुद देख के बताओ ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, सिर्फ बी गलत है और बी आंसर बन जाएगा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, ठीक है। हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में, दोनों का टोटल एनर्जी जो है, या पहले काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 13.6 z²/n², और टोटल एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट की वो होती है -13.6 z²/n²। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के माइनस के बराबर होती है, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:-1 हो जाएगा। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम n से क्या प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है।
तो जो v होता है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, आर रेडियस है, v जो है वो लीनियर स्पीड है। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो जो एंगुलर स्पीड है वो किसके बराबर हो जाएगा, v बाई आर के। अब प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आपकी होती है वो z बाई एन के प्रोपोर्शनल, हम n पे फोकस करते हैं तो यह पूरा याद कर लेते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो z बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है, और जो रेडियस होती है वो आपकी एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम v बाई आर करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेड बाई एन और ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। तो v बाई आर यानी ओमेगा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है, वो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के प्रोपोर्शनल आने वाला है। जेड तो हमसे अगर पूछा नहीं है, हमने ऐसे निकाला है, हमें एन पे फोकस रखना है। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। सो योर आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। उसके बाद 97, कंसीडर द स्पेक्ट्रल लाइंस रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है इन द एटम्स एंड आइंस गिवन बिलो, ठीक है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। पहले वेवलेंथ का रिलेशन लिखते हैं कि वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से सिचुएशन होगी, ठीक है, हाइड्रोजन में भी और हाइड्रोजन लाइक एटम में भी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो हम बना लेते हैं, पहले मैं एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूँ आपको। मान लिया वो n1 अगर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी होगी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, n1 का स्क्वायर। और जब वो n2 ऑर्बिट में पहुंच गया तो उसकी एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। चलो मैं ये मान लेता हूँ n2 हायर एनर्जी ऑर्बिट है, n1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो n2 हायर एनर्जी ऑर्बिट है तो ये En2 जो है वो ज़्यादा होगा, n1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट है तो En1 कम होगा। तब जब वो n2 से n1 में जंप मारेगा तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा डेल्टा ई वो हो जाएगी एनर्जी इन n2 माइनस एनर्जी इन n1। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर जो बचेगा वो आपका बचेगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। देख लेना आप खुद सॉल्व करके, n2 से n1 में आया, ठीक है। और ये एनर्जी जब रेडिएशन की फॉर्मेट में एमिट करेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, तो ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा। अब सिचुएशन समझने वाली ये है कि हर किसी में 2 से 1 में जंप कर रहा है, तो जिसका z ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम निकलेगी, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ही पूछ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा z किसका होगा, सबसे ज़्यादा z हाइड्रोजन एटम है, ड्यूटेरियम एटम है, सिंगली आयनाइज हीलियम एटम है, डबली आयनाइज लिथियम एटम है। तो इसका आंसर बनेगा डबली आयनाइज लिथियम एटम, क्योंकि z सबसे ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। Hydrogen atom does not emit X-rays because their energy levels are too close to each other. Its energy levels are too far apart. It has a very small mass. It has a single electron, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एटम में मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी कितनी एमिट हो सकती है, वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन तक जा सकती है, बस विजिबल से अल्ट्रावायलेट तक हो सकती है, तो एक्स रेज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो सबसे हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में भी पहुंचेगा तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर सकता है, इसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रेडिएट कर सकता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये जो है वो एक्स रेज के लिए तो काफ़ी कम हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट तक ही जाएगी, ठीक है। तो इट्स एनर्जी लेवल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, हम कह सकते हैं, ए पार्ट हम कह सकते हैं। टू क्लोज का मतलब इनके बीच में गैप कम है, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है एनर्जी के टर्म्स में वो जो है वो कम है, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट में अगर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है उसकी सेकंड ऑर्बिट में। तो अगर वहाँ से अगर आयनाइज करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतनी एनर्जी देने के लिए यही इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए पार्ट। हाइड्रोजन के दो तीन एनर्जी लेवल्स आपको याद रखने पड़ेंगे।
if the electron in the hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit in emitted radiation कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है 1/λ का, 1/λ होता है r टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 वो है जहाँ से जंप किया है, n2 से n1 में जब जंप करेगा तब ये रिलेशन होता है। तो ये 2 से 1 में जंप कर रहा है, नहीं थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है, तो ये 1/λ देखते हैं कितना आने वाला है, r हो जाएगा ये थर्ड से सेकंड में, तो ये वो सेकंड में जंप कर रहा है तो 1/4 हो जाएगा, माइनस थर्ड से जंप कर रहा है तो 1/9 हो जाएगा ये। ठीक, थर्ड से सेकंड में, तो ये एलसीएम कितना बनने वाला है 36, ऊपर कितना आ जाएगा 5r, ये 1/λ है, तो लैम्डा आपका आ जाएगा 36/5r, 36/5r। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The ratio of the binding energy of the hydrogen atom in the first and the second excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 हो गया, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 हो गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, या आप चाहो तो वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 में जो एनर्जी होती है वो होगी -13.6/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, ये होगी, इतनी एनर्जी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा मतलब n = 3, उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी -13.6/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। ये है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आ जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दैट इज +13.6/4, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में दैट इज थर्ड एनर्जी स्टेट, उसमें हो जाएगी आपकी +13.6/9। अब इनका रेशियो पूछ रहे हैं तो सीधे 9:4 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, B2/B3 जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9:4। सो योर आंसर इज डी पार्ट। The energy of the ground state of hydrogen atom is -13.6 electron volt. The energy of the photon emitted in the transition from n = 4 to n = 2। कितनी एनर्जी एमिट होगी बना लेते हैं। डेल्टा ई उसका फॉर्मूला ही होता है 13.6 अपॉन इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 वो है जहाँ से चला है, n1 वो है जहाँ पहुँचा है, तो ये हो जाएगा 13.6, कहाँ पहुँचा है 2 में पहुँचा है, तो 2 का स्क्वायर 4, चला कहाँ से था 4 से, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा। According to Bohr's theory, the ratio of the time taken by an electron in a hydrogen atom to complete one revolution in orbit corresponding to ground state and first excited state, यानी n = 1 में कितना टाइम लगाएगा और n = 2 में कितना टाइम लगाएगा, इनका रेशियो पूछ रहे हैं T1 और T2। तो बना लेते हैं, सिंपल है। टाइम जो होगा वो हो जाएगा 2πr/v, आराम से देखते जाओ। r जो है वो n² के प्रोपोर्शनल है और v जो है वो अपॉन n के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जो r/v होगा वो n³ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो हमें बस इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट था वो पता लग गया, t इज प्रोपोर्शनल टू n³। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 से 2 में पहुंचाएंगे तो टाइम पीरियड 8 गुना हो जाएगा आपका। ठीक है, n पहले 1 था फिर n2 हो गया, तो 1 में जो टाइम पीरियड आएगा और 2 का क्यूब करोगे तो सीधे सीधे 8 गुना हो जाएगा, और 3 में पहुंचाते तो सीधे टाइम पीरियड 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 का जो टाइम पीरियड का रेशियो होगा वो 1:8 होगा। सी पार्ट। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा कि जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट में होती है, विजिबल वार्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल में होती है, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड ये सारी सीरीज जो होती हैं वो इंफ्रारेड में होती है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जो है वो कौन से रीजन में है, अल्ट्रावायलेट में, यूवी। एक्सरेज में हाइड्रोजन एटम एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी लाइन इन ए बार्मर सीरीज अराइजेज व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट टू द ऑर्बिट विद क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बार्मर सीरीज जो है वो सेकंड सीरीज है और उसमें तब होता है जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n = 2 में जंप होती है। ठीक है, तो जब n = 2 में जंप होगी तब जो सीरीज बनेगी वो क्या होगा, आपकी बार्मर सीरीज।
द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक, तो लाइमन सीरीज में वेवलेंथ का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 1/λ जो होता है लाइमन सीरीज का वो होता है r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक, अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। एनर्जी कम होने का मतलब है 2 से 1 में जंप करा दो, तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 - 1/4 3/4 होगा, तो 3r/4 हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ से जो आ रही है मैक्सिमम वेवलेंथ वो 4/3r आ रही है। ठीक, अब मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के लिए सबसे ऊपर से 1 में जंप कराओ, यानी इन्फिनिटी से 1 में जंप कराओ, तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 1/∞ का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो मिनिमम जो वेवलेंथ आ रही है वो आपकी 1/r के बराबर आ रही है। अब इनका रेशियो पूछा गया है, जब आप इनको डिवाइड करोगे मैक्स अपॉन मिन तो 4/3 बचेगा। लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिन जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/3। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी लाइमन सीरीज की? अभी हमने निकाली। ठीक है, लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी आ रही थी? 3/4r। अब इसमें क्या r की वैल्यू डालना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लेना आपको। इसी तरह से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी आई थी? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई थी शायद 1/r लाइमन सीरीज की। ठीक, तो आप बस r की वैल्यू डालनी है और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। r होता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको याद भी रखनी है। जनरली हम 10⁻⁷ याद रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो याद रखो तो ज़्यादा ठीक है। 1.097 इंटू 10⁻⁷ हम याद कर लेते हैं। ठीक है, r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ और यूनिट इसकी होती है मीटर इनवर्स। ठीक, ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स इन एटम्स। एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? तो जब मैं डायग्राम बनाता हूँ तो उसमें साफ क्लियर बात होती है। n = 1 है ये, फिर यहाँ मैं बनाता हूँ n = 2 का, फिर यहाँ मैं बनाता हूँ n = 3 का, फिर यहाँ मैं बनाता हूँ n = 4 का। तो एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व हो रही है, जैसे जैसे हम हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है ये कम होता जा रहा है। देखिए 1 और 2 में जो एनर्जी गैप है वो 2 और 3 से बहुत ज़्यादा है, 2 और 3 का जो एनर्जी गैप है वो 3 और 4 से ज़्यादा है, ऐसे 4 और 5 का जो एनर्जी गैप होगा वो और कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी गैप जो है वो कम होता जा रहा है एडजस्टेंट लेवल के बीच में, सो डिक्रीजेज। The wavelength of the radiation emitted by hydrogen atom in an electronic in the electronic transition from n = 3 to n = 2 is lambda। 3 से 2 में आने में लैम्डा बना लेते हैं। लैम्डा कितना होगा? 1/λ = r। 1 3 से 2 में आ रहा है, तो 2 में आ रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 से आ रहा है 9, तो यहाँ से ये जो लैम्डा आपका आ जाएगा ये 36/5r हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं फॉर द सेम ट्रांजिशन इन सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। ये तो हाइड्रोजन की बात थी, अब हीलियम में बात करेंगे तो क्या आ जाएगी? तो हीलियम का जो फॉर्मूला बनेगा या हाइड्रोजन लाइक एटम का जो फॉर्मूला बनेगा λ' में लिखता हूँ तो हो जाएगा rz² और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो देखते हैं λ' कितना आने वाला है। λ' r तो r ही है, z², हीलियम का z होता है 2, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, बाकी ये जो है ये तो फैक्टर वैसे ही रहेगा 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो r के साथ 4 और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो λ' जो आएगा वो आपका आ जाएगा 36/20r, ये आ जाएगा। और इसको गौर से देखो तो ये λ/4 है, तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। रेडबर्ग कांस्टेंट दिया और वेवलेंथ पूछ रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द बाउमर सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब बाउमर सीरीज कब होती है? जब n = कहीं हायर से जंप करके n = 2 में आता है, वो बाउमर सीरीज होती है। और फर्स्ट लाइन का मतलब है 3 से 2 में जब आएगा। ठीक है, 3 से 2 में जब आएगा, n = 3 से जंप करके n = 2 में जो आएगा, ये फर्स्ट लाइन है बाउमर सीरीज की। ठीक, तो देखते हैं लैम्डा कितना आने वाला है। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 माइनस
1/3 का स्क्वायर 9, तो ये हम कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आता है ये 36/5 आर। सारी वैल्यू डालो और आप आंसर निकालो। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, रेडबर कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ डालो, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका आंसर मिल पाएगा। द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 10.2 वोल्ट। दिस इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है ये, ठीक है। यानी ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 से जंप करके n इक्वल टू 2 में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 10.2 वोल्ट। तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हमें पता ही, तो हाइड्रोजन एटम ही है। और हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 वोल्ट, ठीक। हाइड्रोजन एटम की तो सारी बातें आपको याद ही रखनी है। डी पार्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयनाइज सोडियम एटम, 10 टाइम्स आयनाइज सोडियम एटम। तो उसकी जो nth ऑर्बिट में एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर। जेड कितना है उसका? 11 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं, तो मान लिया ग्राउंड स्टेट में तो n इक्वल टू 1 डालोगे तो उसकी जो nth ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 इंटू 11 का स्क्वायर, ये बनेगी। और अगर उसको आयनाइज करना है तो इतनी ही उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो आयनाइज हो पाएगा। तो इसका आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। Which one of the following series of hydrogen spectrum is in visible region? Which one of the following series of hydrogen spectrum is in visible region? तो आपको याद रखना है जो लेमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट में होती है, जो बाउंड सीरीज होती है वो होती है विजिबल में, बाकी आगे की सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड में होती हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बामर सीरीज। Consider the electron in the nth orbit of hydrogen atom in the Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength, ठीक है। कितनी होगी तो वो समझ लो। तो ये स्टैंडिंग वेव बनती है इस तरह से, और स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जो सर्कमफ्रेंस होती है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, तभी परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बन पाएगी, ठीक। तो 2πr जो होना चाहिए वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट, ठीक। और इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जो एंगुलर मोमेंटम है एटम का वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखोगे आप? mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स h/2π। अब देखते जाना आप, mv क्या है? मोमेंटम है, तो h अपॉन अगर mv करूँ मैं यहाँ पे और 2π को यहाँ ले आते हैं, 2πr यहाँ हो जाएगा ये, और h/mv और n तो अपनी जगह है ही। तो ये जो h/mv है ये डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा कि 2πr जो होगा वो n टाइम्स लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम से समझोगे तो डायग्राम से समझने का मतलब ये है कि उसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए, तभी उसमें परफेक्ट स्टैंडिंग वेव डिसाइड होगी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, आर जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाओगे तो रेडियस सीधे 4 गुना हो जाएगी। तो जितनी आपको दी है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स दिए हैं आपको किसी एटम्स के करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। ए जो है वो लोअर एनर्जी लेवल होगा, बी थोड़ा हायर होगा, सी और थोड़ा हायर होगा।
और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो बना लेते हैं, ठीक है। ए जो है वो नीचे होगा, बी थोड़ा ऊपर होगा, सी और थोड़ा ऊपर होगा। ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ए बी सी, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये ट्रांजिशन है। कब? सी से जब बी में आ रहा है तो ये लैम्डा 1 है ट्रांजिशन, और बी से ए में आ रहा है तो ये लैम्डा 2 है ट्रांजिशन, और सी से डायरेक्ट ए में आ रहा है तो ये ट्रांजिशन लैम्डा 3 है। और इसमें कनेक्शन पूछा, तो कनेक्शन हम एनर्जी से बनाएंगे। लैम्डा 1 की एनर्जी और लैम्डा 2 की एनर्जी का सम जो होगा वो लैम्डा 3 की एनर्जी होगा। इसका मतलब एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2, इन दोनों का जो सम होगा वो लैम्डा 3 की एनर्जी यानी एच सी बाई लैम्डा 3 के बराबर होगा। तो एच सी का सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो लैम्डा 3 आपका आएगा वो आपका आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये रिलेशन मिलेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. ठीक है, 12.1 हमें पता है, ग्राउंड स्टेट में अगर होता है और 12.1 देते हैं तो ये 1 से सीधे 3 में पहुंचेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से 1 और 3 के 2 होते हुए 3 में जब ये पहुंचेगा तो 1 और 3 के बीच का ये जो गैप होता है ये होता है आपका 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने ग्राउंड स्टेट में था और आपने उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट से जंप करके जो एटम है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा, सॉरी थर्ड एनर्जी स्टेट में पहुँच जाएगा, जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक, कितनी लाइन्स एमिट करेगा? तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, 3 लाइन एमिट करेगा। ठीक है, या तो 3 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा, या फिर 3 से 1 में आएगा। टोटल 3 लाइन्स होंगी। ठीक है, बाकी हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन 2। तो n यहाँ पे टोटल एनर्जी स्टेट्स होता है जो कि यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 दैट इज 3। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड विल बी 3। ए बामर लाइन इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम। बामर लाइन कब होगी? जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से 2 में जंप करेगा। कि किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से 2 में जंप करना चाहिए सेकेंड ऑर्बिट में। बी पार्ट आंसर बनेगा इसका। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 4th टू द सेकेंड ऑर्बिट, 4 से 3 में जंप कर रहा है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं तो पहले वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स 4 से 3 में जंप, 4 से 2 में जंप कर रहा है तो 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, ये बनेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ऐसा करो, सी से मल्टीप्लाई और कर दो, ऊपर नीचे दोनों, मतलब दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सी से मल्टीप्लाई कर दो तो सी बाई लैम्डा ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा फॉर्मूला आर सी, 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाई 4, 1 बाई 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाई 6। सब कुछ सारी वैल्यू है, आर की वैल्यू दे ही रखी है, सी की वैल्यू पता ही है आपको, सब कुछ मल्टीप्लाई करो आपको अभी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर ही लेते हैं। आर कितना है 10 की पावर 7, सी कितना है 3 इंटू 10 पावर 8, कर लेना, मिल जाएगा आपको एक आंसर। Of the following transition in the hydrogen atom, the one which gives an absorption line of the highest frequency, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में आएगी? तो 2 से 3 में, कि 3 से 8 में, 3 से 8 में तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन लाइन ही पूछ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन ही पूछ रहे हैं। ठीक है, हमें एनर्जी डिफरेंस देखना है। तो एक ये मान लिया 2 होगा, यहाँ पे ये मान लिया 3 होगा, और यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाके कहीं यहाँ पे 8 होगा। तो एक है 2 से 3, ये एक एब्जॉर्प्शन लाइन है। एक है 3 से 2, तो 3 से 2 में तो एमिशन होगा, 2 से 3 में ही एब्जॉर्प्शन होगा, 3 से 2 में तो एमिशन होगा, तो ये तो बनेगा नहीं। ऐसे 8 से 3 में भी एमिशन होगा। तो एब्जॉर्प्शन की तो 2 हैं, एक 2 से 3 है, एक 3 से 8 है, तो ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, याद क्या रखना है वो समझो कि किन्हीं भी दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो उससे ऊपर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं उन सबके टोटल एनर्जी गैप से ही बड़ा होता है। मतलब ये समझिए कि मैं कहूँ 1 और 2 के बीच में ये जो एनर्जी गैप होगा वो 2 से ऊपर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स होंगे उन सब के टोटल एनर्जी गैप्स के सम से भी बड़ा होता है। 1 और 2 का जो एनर्जी गैप होता है वो 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ होता है। ठीक, तो ये जो एनर्जी गैप है
ये उसके ऊपर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स आएंगे उन 10.2 होता है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी गैप है ये 2 से ऊपर जितनी भी एनर्जी गैप्स होंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जितने भी, उन सबको आप जोड़ लेना, और उनसे भी हमेशा ये ज़्यादा रहेगा। और ये बात सिर्फ 1 और 2 में नहीं चलेगी, ये बात हर किसी में चलेगी। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, 2 और 3 के बीच में एनर्जी गैप आपका 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इसके ऊपर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जितनी भी एनर्जी हैं सबको जोड़ लेना, उन सबसे भी हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 2 से 3 की, ना कि 3 से 8 की। तो ये एब्जॉर्प्शन लाइन जो है ये ज़्यादा एनर्जी की होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये एक सिंपल रिलेशन है, इसको हम याद भी करते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है उसको हम C/173 टाइम्स Z/n करके भी याद रखते हैं। 173 नहीं, 137, ठीक। तो ये फॉर्मूला है। तो आपसे पूछ रहे हैं किस किस की स्पीड पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड इसका मतलब n = 1 हो गया, और हाइड्रोजन एटम है तो Z = भी 1 हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो C/137 हो जाएगा। तो आपको V और C का ही रेशियो पूछ रहे हैं, तो V और C का रेशियो हो जाएगा 1/137। सो योर आंसर इज C पार्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑफ द वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन विच द वन विच लाइज होली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन वाली कौन सी सबसे पहली सीरीज है? लायमन सीरीज। लायमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की है। ए पार्ट। The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. A photon excites a hydrogen atom from the ground state to the third excited state. थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट तो n = 1 हो गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो n = 4 होगा, ठीक है। 1 से 4 में एक्साइट कर रहा है इसको, तो क्या वेवलेंथ होगी उसकी, ठीक है। तो 1 से 4 की वही वेवलेंथ होगी जो 4 से 1 की वेवलेंथ होगी। तो सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। 1/λ = r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आर की वैल्यू डाल देना है इसमें।